हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति एंड वेलकम टू द चैनल एएस अभिनेश क्लासेस। तो आज से हम पढ़ेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिसीमा अधिनियम 1963। बात करते हैं हम पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जा सकता है। दूसरा सब क्लॉज, ये जो एक्ट है ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं वो आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अब ये उधर भी लागू होगा। तो अब ये पूरे होल इंडिया में लागू होगा, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। सबसेक्शन 3 बात करता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। इसका मतलब है ये उस दिन फोर्स में आएगा जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेशन एक्ट को। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन सेक्शन 2। इसका क्लॉज ए कहता है एप्लीकेंट इंक्लूड्स, ये एप्लीकेंट की डेफिनेशन देता है। तो एप्लीकेंट में हमारा पिटिशनर भी आता है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his rights to apply। इसका मतलब है वो पर्सन जिसके द्वारा एप्लीकेंट अपना राइट डिराइव कर रहा है, तो वो पर्सन भी एप्लीकेंट कहलाएगा। पहला तो आपका स्वयं पिटिशनर हो गया, दूसरा कौन हो गया, जो आपका एप्लीकेंट है वो अपने राइट्स को डिराइव कर रहा है किसी और पर्सन के थ्रू, तो वो पर्सन भी एप्लीकेंट ही कहलाएगा। तीसरा, एनी पर्सन whose e-state is represented by the applicant as executor, administrator और other representative। ये कह रहा है कि वो पर्सन जो e-state रिप्रेजेंट कर रहा हो एप्लीकेंट की, किस तौर पे, एग्जीक्यूटर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट। कौन कौन पर्सन एप्लीकेंट कहलाएंगे, हमारा पिटिशनर और वो पर्सन जिसके थ्रू एप्लीकेंट अपना राइट डिराइव कर रहा होगा। तीसरा, वो पर्सन जो ई स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा एप्लीकेंट की, कैसे, एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। बी बात करता है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका पिटीशन भी आएगा। पिटीशन को हिंदी में कहते हैं अर्जी, मतलब आपके आवेदन के अंदर अर्जी भी आएगी। सी बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की। इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ते हैं, उसमें इंक्लूड होगा हुंडी भी और चेक भी। चेक आप सबको पता है क्या होता है, हुंडी का मतलब कह सकते हैं आसान भाषा में कि कच्चा बिल, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपकी हुंडी और चेक दोनों ही इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइग्स हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर। तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। बॉन्ड का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पर्सन अपने आप को बाध्य बनाता है कि वो पे करेगा दूसरे पर्सन को ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस मे बी। इसका सरल भाषा में मतलब समझिए आप कि जो कंडीशन है जिसमें वो अपने आप को बाध्य बनाता है वो वॉइड हो सकेगी अगर कोई एक्ट है जो उस पर्सन ने बोला है कि परफॉर्म करना है और वो नहीं करता है, तो उसने जो अपने आप को बाध्यता दी है वो वॉइड हो जाएगी। अगर और इज नॉट परफॉर्म्ड, और अगर उसने बोला है कि ये जो एक्ट है ये आपको परफॉर्म नहीं करना है और उसने परफॉर्म कर दिया, तब भी जो उसकी ऑब्लिक्स होगी, जो उसकी बाध्यता होगी, वो वॉइड हो जाएगी। ये जो पूरी चीज है वो डिपेंड करेगा एज द केस में भी, जैसा भी केस है, जैसे भी क्लॉजेस आपने डाले हुए हैं उसके आधार पर, जैसे भी क्लॉजेस आपने डाले हुए हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, उसके आधार पर वॉइड किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड कि वो जो एक्ट है जो करने के लिए कहा गया है वो किया है या नहीं, या फिर वो जो एक्ट है जो करने के लिए नहीं कहा है वो आपने कर दिया, तो वो वॉइड हो सकता, तो वो वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट में कौन कौन आते हैं, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम अ डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड। तो डिफेंडेंट में इंक्लूड होता है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom अ डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड।
वो पर्सन जो लाइबिलिटी को डिराइव कर रहा हो डिफेंडेंट की स्यू करने की, तो वो भी पर्सन आपका डिफेंडेंट कहलाएगा. एनी पर्सन हुज ई स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब है कि वो पर्सन जो ई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो डिफेंडेंट की, कैसे, एज एग्जीक्यूटर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो भी पर्सन आपका डिफेंडेंट कहलाएगा. ये कुछ मिलती जुलती आपको डेफिनेशन नहीं लग रही जो हमने पढ़ी थी एप्लीकेंट की? तो बस वही है सेम, बस वहां पे एप्लीकेंट था, यहाँ पे डिफेंडेंट आ जाएगा. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. ईजमेंट, यहाँ पे तो ईजमेंट की आपको छोटी सी डेफिनेशन दी है, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जो ईजमेंट के बारे में विस्तार से बात करेगा. ठीक है, तो easement includes a right not arising from contract by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another. इसका मतलब है कि उनका जो अधिकार है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ है, लेकिन आप एंटाइटल हो जाते हो कि किसी और की प्रॉपर्टी पे आप अपने फायदे के लिए कुछ उसका सॉइल यूज कर सको. कैसे अधिकार मिल जाता है? फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मेरा एक घर है और आगे पीछे और राइट साइड में पानी भरा हुआ है और लेफ्ट साइड में बना हुआ है एक घर जिसपे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, वो मेरे नेबर का है. तो अब मैं जाऊंगी कहाँ से? तो मेरा एक वे निकलेगा जो इसके घर से होके निकलेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई इजाजत ही नहीं है जाने के लिए. आगे पीछे दाएं तरफ से तो पानी जा रहा है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा मेरे नेबर के घर से होते हुए, मेरा वे. तो फिर ये मेरा राइट टू वे बन जाएगा ईजमेंट का. तो आपको समझ में आया कि ईजमेंट क्या होता है? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को. फॉरेन कंट्री मींस एनी कंट्री अदर देन इंडिया. कोई भी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के बाहर की जो भी कंट्रीज होंगी वो सारी फॉरेन कंट्रीज कहलाएंगी. और गुड फेथ, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विद ड्यू. ये क्या लिखा है? डू ड्यू. चलो मैंने आज एक नया शब्द का निर्माण किया है, डू ड्यू. वैसे ये लिखा हुआ है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. इसका मतलब है कि कोई भी चीज गुड फेथ में नहीं कहलाई जाएगी अगर वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं की गई है. तो अब पढ़ते हैं प्लेंटिफ इंक्लूड. प्लेंटिफ में कौन कौन इंक्लूड होता है? एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिफ ड्राइव हिज राइट्स टू स्यू. मतलब वो पर्सन जो प्लेंटिफ के स्यू करने के अधिकार को डिराइव करता है तो वो पर्सन प्लेंटिफ कहलाएगा. और एनी पर्सन हुज ई स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब वो पर्सन जो प्लेंटिफ का ई स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हो, कैसे? एग्जीक्यूटर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो आपका प्लेंटिफ कहलाएगा. आगे period of limitation, very important, means the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the schedule, and prescribed period means the period of limitation computed in accordance with the provision of this act. इसका मतलब है period of limitation हर एक सूट के लिए, अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए इस एक्ट के शेड्यूल में आपको एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है. जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा उसको आप कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसके आधार पर? इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूट करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को. अब बात करते हैं हम प्रोमिसरी नोट के बारे में. मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयरइन लिमिटेड और ऑन डिमांड और अ साइट. इसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ेंगे. यहाँ पे इसका मतलब ये दिया गया है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन के द्वारा किया गया हो जिसमें उसने प्रॉमिस किया हो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए किसी पर्सन को, और ऑन डिमांड पर, साइट पर. ये होता है आपका प्रोमिसरी नोट. सूट क्या कहेंगे? सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन. सूट में ना तो आपका अपील आएगा ना ही एप्लीकेशन आएगा. सूट को हम हिंदी में कहते हैं वाद. टॉट means a civil wrong which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust. Civil,
अगर कोई भी आपसे टॉर्ट की डेफिनेशन पूछे तो आपको सिंपल सी चीज बोलनी है कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग होता है जिसमें आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता है। फिर आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामदारी मॉर्गेज रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन satisfied or a person is wrongful possession without title। इसका मतलब यह है कि जो ट्रस्टी है उसमें बेदामदार नहीं आएंगे, ऐसा मॉर्गेजी नहीं आएगा जिसका जो मॉर्गेज है वो सेटिस्फाइड हो चुका है लेकिन वो फिर भी पोजीशन में है, तो वो पर्सन नहीं आएगा। और ऐसा पर्सन नहीं आएगा जिसने रॉन्गफुल पोजीशन होल्ड करके रखा हो जिसका टाइटल नहीं हो, वो पर्सन ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस लिमिटेशन की। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।